नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक शांत और सरल देश, लेकिन सितंबर 2025 की शुरुआत ने इस देश को एक ऐसे तूफान में झोंक दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। 4 सितंबर की सुबह सरकार ने अचानक ऐलान किया कि देश के भीतर चल रहे 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप सब शामिल थे। तर्क दिया गया कि इन प्लेटफॉर्म पर फर्जी आईडी बनाई जाती है, अफवाहें फैलती हैं और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता ने इसे सरकार की मनमानी और आवाज दबाने की कोशिश समझा। युवा, खासकर जनरेशन जेड, इस फैसले से भड़क उठे। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह उनकी आवाज, उनकी पहचान और उनके सपनों का मंच था। देखते ही देखते सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों छात्र छात्राएं, यूनिफॉर्म पहने स्कूली बच्चे तक, हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। उनका कोई नेता नहीं था, कोई राजनीतिक पार्टी साथ नहीं थी। यह शुद्ध रूप से युवाओं का आंदोलन था, उनके गुस्से और उनकी उम्मीदों की गवाही। 8 सितंबर की सुबह काठमांडू का मैतीघर मंडला चौक मानो ज्वालामुखी बन गया। हजारों युवा संसद भवन की ओर कूच करने लगे। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, वे नारे लगा रहे थे, अपने हक की बात कर रहे थे। लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उनका रास्ता रोका तो हालात बिगड़ गए। पहले पानी की बौछार, फिर आंसू गैस, उसके बाद रबर की गोलियां। भीड़ पीछे नहीं हटी बल्कि और जोश से आगे बढ़ी। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस ने असली गोलियां चलाईं। चीख पुकार, भगदड़, खून से सनी सड़कों के बीच लोकतंत्र की मांग करने वाले बच्चे और युवा जमीन पर गिरते चले गए। उस दिन कम से कम 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से अधिक घायल हुए। आगजनी और तोड़फोड़ संसद परिसर तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सुर्खियां बना दी। सोशल मीडिया भले ही बंद था, लेकिन दुनिया भर में नेपाल के विरोध की खबरें गूंजने लगी। दुनिया देख रही थी कि एक सरकार अपने ही भविष्य, अपने बच्चों पर गोलियां चला रही है। इस हिंसा और जनदबाव ने सरकार की नींद हिला दी। 8 सितंबर की रात को ही हालात काबू से बाहर हो गए और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। प्रतिबंध हटाया गया, सोशल मीडिया फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन गुस्से का सैलाब यहीं नहीं रुका। 9 सितंबर को गृह मंत्री रामेश लेखक ने इस्तीफा दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भी पद छोड़ने की घोषणा कर दी। देश में राजनीतिक हलचल मच गई, सत्ता हिल गई और नेपाल में एक नया अध्याय खुल गया। लेकिन यह जीत अधूरी थी, क्योंकि जिन परिवारों के बच्चे इस आंदोलन की कीमत अपनी जान देकर चुका चुके थे, उनके लिए यह एक असहनीय दुख था। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस बर्बरता की निंदा की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने साफ कहा कि पुलिस ने बिना चेतावनी छात्रों पर गोलियां चलाईं और यह मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और जिम्मेदारों को सजा देने की आवाज उठाई। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ इंटरनेट का सवाल नहीं था। यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता की अंधी ताकत के खिलाफ विद्रोह था। यह उस पीढ़ी की घोषणा थी जिसने कह दिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। 8 और 9 सितंबर 2025 अब सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि इतिहास की वो लकीरें हैं जिनमें लिखा है कि जब सरकार जनता की आवाज कुचलने की कोशिश करती है तो सड़कों पर क्रांति जन्म लेती है। नेपाल की जनरेशन जेड ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि जनता की एकता और उनकी आवाज में है। यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, हर उस लोकतंत्र की है जहां जनता को दबाने की कोशिश की जाती है। यह चेतावनी है, यह सबक है, यह भविष्य का इशारा है कि युवा जब जागते हैं तो सत्ता की नींव हिल जाती है।